नमस्कार दोस्तों, मैं गोविंद विश्वास आप सभी का इस चैनल पे एक बार फिर से स्वागत करता हूं। आज हमारे साथ उपस्थित हैं संतोष वर्मा जी, जो कि दिल्ली से हैं। और संतोष जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस प्रोग्राम में, जिसका नाम है अपनी कहानी अपनी ज़ुबानी। तो हम जानना चाहते हैं आपके जीवन के विषय में, आपका जन्म, आपकी स्कूलिंग, आपका कॉलेज और किन से आप प्रभावित हुए इस फील्ड में आने के लिए, आपके इंस्पिरेशन कौन रहे हैं, उस विषय में ज़रूर हमारे दर्शकों को अवगत कराइएगा। नमस्कार गोविंद जी। मेरा जन्म बनारस के एक छोटे से गांव में हुआ था और करीब 12-13 साल की उम्र में मैं बनारस आ गया था। मेरे इंस्पिरेशन समय समय पर हमेशा बदलते रहे हैं। जब मैं गांव में था तो वहाँ के जो लोकल क्राफ्ट्समैन थे, जैसे कुम्हार या दीवारों पे चित्र बनाने वाले, या शादी ब्याह में जो रिचुअल में जो दीवारों पे चित्र बनाते थे, उनसे मैं बहुत प्रभावित होता था और मैं भी कुछ करने की कोशिश करता था। और जब शहर आया तो शहर आने के बाद देखा कि सिनेमा के बहुत बड़े बड़े बैनर कुछ कलाकार जो शायद बॉम्बे से आते थे वो बना रहे हैं। तो वो उनको देख के मैं आश्चर्यचकित हो जाता था और उनसे मैं बहुत प्रभावित होता और करीब घंटों मैं उनके साथ, घंटों 2 घंटे मैं उनके सामने खड़े होकर उनको काम करते करते हुए देखा करता था। इस तरह मैं वहाँ के कुछ लोकल कलाकारों के पास भी जाने लगा। उन्हीं कलाकारों में से किसी ने मुझे कहा कि तुम्हें फाइन आर्ट्स कॉलेज ज्वाइन करना चाहिए। तो इस तरह मैं फाइन आर्ट्स कॉलेज पहुंचा और जब फाइन आर्ट्स कॉलेज पहुंचा तो वहाँ पे मुझे बहुत ही अच्छे टीचर मिले, महान कलाकार जैसे के.एस. कुलकर्णी, बलबीर सिंह कट, दीपक बनर्जी, ए.पी. गज्जर। इन लोगों का काम देख करके मैं उनसे प्रभावित होने लगा और उन्होंने काफ़ी अच्छे टीचर मिले और जिस तरह से एकेडमिक सारे छात्र पढ़ते हैं, मेरी भी उसी तरह से शुरुआत हुई। जी, संतोष जी, हम जानना चाहते हैं, जैसे एकेडमिक में सभी लोग फिगरेटिव करते हैं, वह उसके बाद काम चेंज होने में एक समय लगता है, तो आपका काम शुरू से ही एब्स्ट्रैक्शन में रहा है, अमूर्तन में रहा है, तो उसकी वजह क्या रही है? कहाँ से आप प्रभावित हुए और किस प्रकार आपने आपकी जर्नी की शुरुआत की, उस विषय में भी दर्शकों को अवगत ज़रूर करवाइएगा। हमारे टीचर बहुत अच्छे थे, जिसकी वजह से हमारी एकेडमिक की जो पढ़ाई थी काफ़ी अच्छी चल रही थी। लेकिन चूंकि बनारस एक छोटा शहर होने की वजह से कोई आर्ट गैलरी वगैरह तो वहाँ थी नहीं, तो हम और किसी का काम नहीं देख पाते थे सिवाय लाइब्रेरी की किताबों के। और मेरी थोड़ी सी आदत थी कि मैं लाइब्रेरी वगैरह कम ही जाता था। किताबें वगैरह भाषा की प्रॉब्लम की वजह से मैं थोड़ा बचता था। एक बार की बात है कि शायद फाइनल, जब मेरा फाइनल था तो उस समय लखनऊ में एक पता चला कि बड़ा एक आर्ट एग्जीबिशन ड्राइंग की हो रही है। तो हम सभी काफ़ी छात्र बनारस से लखनऊ गए उस एग्जीबिशन को देखने के लिए। वहाँ पे प्रोफेसर जयराम पटेल का काम लगा हुआ था और जिसे अवार्ड मिला हुआ था। तो मैं उस काम को देख करके इतना प्रभावित हुआ और सोचा कि ये भी काम है, आर्ट है और अच्छा आर्ट है और इसे पुरस्कार मिला है। मैं उस काम से इतना प्रभावित हुआ और वहाँ से मैं एब्स्ट्रैक्ट अमूर्त कला के प्रति काफ़ी मेरी रुझान बढ़ गई और उसके बारे में मैं जहाँ भी मिलता कोई भी एब्स्ट्रैक्ट पेंटिंग, फिर मैंने लाइब्रेरी में किताबों में राम कुमार और जितने भी उस समय हमें मिल जाते थे जानने के लिए, टीचरों से पूछ लेते थे। तो अमूर्त कला के विषय में मेरी रुचि बहुत अधिक बढ़ गई और जब एकेडमिक से निकलने के बाद मैं रियलिस्टिक काम करने या फिगरेटिव काम करने के बजाय मैं सीधे
एब्स्ट्रैक्ट से ही शुरुआत हुई, और वो भी ब्लैक एंड वाइट। और मैंने दिल्ली में पहला एग्जीबिशन भी पूरा एग्जीबिशन ही ब्लैक एंड वाइट में किया था। जी, संतोष जी, हम जानना चाहते हैं कि आपके ब्लैक एंड वाइट शो व जो आपके काम हैं, उसके बाद आपने रंगों की दुनिया में कब मूव किया? क्योंकि हमारे गुरुजी अखिलेश जी कहते हैं कि जिसने ब्लैक एंड वाइट में काम कर लिया, वो रंगों की परख उसकी बहुत अच्छी हो जाती है। तो ये तो उनका अनुभव है। और आपने आपके जर्नी की शुरुआत में ब्लैक एंड वाइट का दौर जिस समय कर रहे थे, उसके बाद आपने रंगों में आपका समावेश किस प्रकार हुआ, उसके विषय में भी ज़रूर बताइएगा। बनारस से मास्टर करने के बाद मैं दिल्ली आ गया, और मैं काम कर रहा था। मेरी प्रदर्शनी भी एक हो गई, जो पूरी प्रदर्शनी ब्लैक एंड वाइट में थी। कई कलाकार दिल्ली के आए थे, और उनसे आगे भी समय समय पर मेरी मुलाकात होती रहती थी। मैं उनसे अपने कामों के विषय में पूछा करता था। गढ़ी में जी.आर. संतोष जी काम करते थे, तो मैं उनके पास भी जाता था, और मैं पूछ लेता था अपने काम के विषय में। एक बार उन्होंने कहा कि तुम अपने काम में कलर का इस्तेमाल क्यों नहीं करते? अगर तुम्हारी इच्छा है सिर्फ ब्लैक एंड वाइट करने की तो कर सकते हो, कोई असुविधा नहीं है, लेकिन तुम्हारे कामों में रंगों की संभावना है, और तुम्हें रंग लगाने चाहिए। और तो इस तरह से मैंने अपने चित्रों में फिर रंगों की शुरुआत की। सबसे पहले ब्लैक के साथ ब्राउन का प्रयोग किया, फिर थोड़ा ग्रीन का प्रयोग किया। इस तरह से पहले मोनोक्रोमेटिक, फिर उसके बाद फिर मल्टी कलर में धीरे धीरे मेरे चित्र जो है बदलते गए। ठीक उसी तरह से कि जैसे समय समय के बाद मेरे चेहरे बदलते गए, और इस तरह से मैं आगे चल के अपने चित्रों को थोड़ा ब्रेक देने के लिए उसमें बॉर्डर का भी और पार्टीशन का भी इस्तेमाल किया। जी, संतोष जी, आपके काम को देखकर मुझे बहुत सारे ऐसे फ्लाइंग ऑब्जेक्ट फ्लाई करते हुए दिखते हैं, या एक अमूर्तन स्पेस में एक विचरण करते हुए जो फॉर्म्स दिखते हैं, वो एक अलग ही दुनिया में लेकर जाते हैं। कहीं कहीं आपने चीज़ों को एक केंद्रित करने की कोशिश किया है, या वो जानबूझ के किया है या अनजाने में हुआ है, मुझे नहीं पता, लेकिन ये बहुत ही अट्रैक्टिव हैं। और दूसरा कि एक जब चीज़ें विजुअल हम देखते हैं, विजुअल की हम बात करते हैं, तो मुख्यतः आई कैचिंग होना चाहिए, जो एक क्वालिटी आपके काम में हमेशा से रही है। और आज भी जो जिस तरह के काम आपके हैं, वो भी ऐसे ही मुझे प्रतीत होता है कि जो फॉर्म्स हैं वो एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म के साथ साथ अभी रेखांकन व दूसरे आपके जो दूसरे आयाम हैं उसमें देखने को मिलते हैं। तो ये एक अलग अनुभव रहा होगा। और हम एक चीज़ और जानना चाहते हैं साथ में, कि जब आपने अभी के जो सीरीज़ शुरू किए हैं, जो जिसमें एक मिनिमल लाइंस हैं, फॉर्म्स हैं जो फिगरेटिव दिखते हैं या फॉर्म दिखते हैं, कहीं पेड़ दिखते हैं, कहीं चिड़िया दिखती हैं, तो इसका जो एक ट्रांसफॉर्मेशन ये कैसे हुआ, उस विषय में भी आप दर्शकों को ज़रूर अवगत कराइएगा, क्योंकि ये एक रिवर्स तरह का ट्रांसफॉर्मेशन है। लोग फिगरेटिव से एब्स्ट्रैक्ट में जाते हैं, और आपने एब्स्ट्रैक्ट से फिगरेटिव, या फिगरेटिव कह ले, या फॉर्म मिनिमलिस्टिक वे में आप आए हैं। तो उसके पीछे क्या कारण रहा है, उस विषय में भी दर्शकों को ज़रूर अवगत कराइएगा। एब्स्ट्रैक्ट में मैंने बहुत लंबे समय तक काम किया। उन कामों में समय समय पर बदलाव भी होते रहे हैं, उनकी प्रदर्शनियाँ भी की। ब्लैक एंड वाइट मेरा हमेशा से पसंदीदा माध्यम था, तो मैं हमेशा बीच बीच में कुछ काम ब्लैक एंड वाइट ज़रूर करता रहा हूँ। चारकोल में मैंने बहुत सारे काम किए, लेकिन अभी कुछ सालों पहले मेरा काम पूरी तरह से बदल गया। ऐसा क्यों हुआ, बहुत ठीक से शायद मैं न बता पाऊँ, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि मैं फिर से अपने बचपन की ओर वापस लौट जाना चाहता हूँ।
जो बचपन की जो एक क्षेत्रीय लोक कथाएं हैं, एक प्राचीन शहर की जो धार्मिक मान्यताएं, उसके जो मिथक हैं, उनकी जो सरलता है, उन्हें मैं रेखाओं के माध्यम से, सरल रेखाओं के माध्यम से शायद मैं अनुवादित करने की कोशिश कर रहा हूँ। जी, संतोष जी, हमारा अंतिम प्रश्न है, जो नए कलाकार जो अभी अभी पास आउट होकर बाहर निकले हैं स्टूडेंट्स, उनके लिए आपका क्या संदेश है? उनको क्या आप ऐसी बात बताना चाहते हैं जो उनको जीवन में काम आए? नए कलाकार या छात्र से मैं ये कहना चाहूँगा कि खूब काम करें और समझदारी के साथ करें और अच्छे कामों को देखें। अब तो देखने की बहुत सुविधाएं हैं, नेट है, एग्जीबिशन है, और ये जान लें कि हर कलाकार अलग अलग है, उसकी क्षमताएं अलग अलग हैं। कोई बहुत अच्छा रंगों पे काम कर सकता है, कोई बहुत अच्छा ड्राइंग पे काम कर सकता है, कोई बहुत अच्छा स्पेस को लेके काम कर सकता है। आप देखेंगे कि इन सबों के अलावा भी आजकल लोग मटेरियल पे बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। तो आपको अपनी क्षमताएं पहचाननी होगी कि आप क्या अच्छा कर सकते हैं, ये आपके अलावा और कोई नहीं जानता। तो आपको जिसमें आप ज़्यादा कंफर्ट महसूस करें, उस क्षेत्र को लेकर के आप आगे बढ़ें, उस पर रियाज करें, और रियाज बहुत ज़रूरी है। आप रोज़ काम करें। हमें भी हमारे सीनियरों ने बताया था कि रोज़ काम पे बैठना चाहिए, भले ही अगर समय ना हो तो थोड़ी देर, लेकिन रोज़ काम ज़रूर करना चाहिए, वो बहुत ज़रूरी है। और एक बात सुनने वालों से मैं कहना चाहूँगा कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें, कमेंट करें। हमें भी अच्छा लगेगा और बनाने वालों का उत्साह बढ़ेगा। धन्यवाद जी, बहुत बहुत धन्यवाद संतोष जी। इसी के साथ हम आज की बातचीत को यहीं समाप्त करते हैं और सभी से अनुरोध है कि कमेंट्स कर अपने वीडियो पर प्रतिक्रिया ज़रूर दें इस वीडियो पर, और दूसरों तक शेयर ज़रूर करें, क्योंकि हम जितना बांटेंगे हमें उतना प्राप्त होता है। तो इसी के साथ हम आज आप सभी से आज्ञा लेते हैं। नमस्कार।